के साथ करते हुए करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। कुएं में युवती के शव मिलने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी है। हिंडौन के जिला अस्पताल परिसर में सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। किरोड़ी की मांग पर फिर से मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। देर रात कलेक्टर और एसपी भी हिंडौन पहुंचे। दुष्कर्म के बाद एसिड डाला गया है, फिर गोली मारकर युवती की हत्या की गई है और कुएं में शव को फेंक कर आरोपी फरार हो गए हैं। परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी की भी मांग की जा रही है और इसके साथ साथ दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की भी मांग है। हिंडौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में युवती का शव रखवाया गया है। तो दरअसल नादौती थाना क्षेत्र के भीलापाड़ा रोड पर एक कुएं में युवती का शव मिला था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती के शव को हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है और इसके बाद सूचना के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी हिंडौन के जिला अस्पताल पहुंचे और युवती के साथ पहले गैंगरेप और फिर एसिड डालकर हत्या करने और इसके बाद कुएं में फेंकने की आशंका जताई। सांसद के अस्पताल पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि दलित युवती को रात के तकरीबन 3 बजे बदमाश किडनैप कर ले गए। उन्होंने आशंका जताई है कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उस पर एसिड डाला गया है, जिससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद युवती के शव को कुएं में फेंका गया। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। अब शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या अभी लोग वहां पर शांत हुए हैं या प्रदर्शन जारी है और क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से? ये बताना चाहूंगा, अभी धरना स्थल पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, साथ ही उनके साथ भाजपाई और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो धरना दे रहे हैं। उनकी ये जो मांग थी एक पोस्टमार्टम कराने की, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से दोबारा करा दिया गया है, लेकिन अब उनकी जो मांग है वो प्रमुख यह है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उनका आरोप है कि जो पुलिसकर्मियों ने लापरवाही की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई जाए और उनके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हो। जब तक ये कार्रवाई और जो मांग पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहने की उन्होंने चेतावनी दी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, चेतावनी दी गई है, कई सारी मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं। चूंकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी वहां पर मौजूद है, धर्मेंद्र वो क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी देखिए, उनका कहना है कि जिस तरह से लड़की जो युवती है उसकी हत्या की गई है वो निर्मम हत्या है। साथ ही उनका जो आरोप है कि जिस तरह से हत्या के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने लापरवाही बरती और जो पीड़ित परिवार उनसे शिकायत करने गया उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर उन्होंने जो पुलिस प्रशासन है उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और उनका कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वो लगातार अपनी जो मांग है उसे बुलंद करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और लगातार ये मामला अब राजनीतिक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। चूंकि लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी, ऐसे में देखना है कि बीजेपी इसे कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई के साथ साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। टोंक के उनियारा से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पलाई के पास चतरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। उनियारा पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। लगातार युवक से समझाइश का दौर भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी से नाराज होकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, ये आरोप लगाए गए हैं युवक द्वारा और इसी वजह से शख्स विरोध जता रहा है। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ बयान सामने आए हैं पुलिस की ओर से कि मारपीट के मामले में आखिर क्यों नहीं की गई कार्रवाई और वहां पर ताजा हालात क्या है इस वक्त?
तो ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें आप सबसे पहले देख सकते हैं। रेड सर्किल के अंदर वो शख्स जो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, शख्स का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई, इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। बावजूद इसके आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब बात चुनावी साल के आखिरी सत्र की करेंगे। आज से मौजूदा सरकार की आखिरी विधानसभा सत्र है। सदन में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार करके रखा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। विधानसभा सत्र में हर रोज अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था से लेकर पेपर लीक जैसे कई मुद्दे होंगे जिनकी गूंज सुनाई दे सकती है। कर्ज माफी, बिजली दरों को लेकर सरकार को विपक्ष घेरेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चुनावी साल का ये आखिरी सत्र है और ऐसे में हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो चुनावी साल और आखिरी सत्र, ऐसे में तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से कर ली गई हैं। कल इसे लेकर बीजेपी ने खास बैठक की और वो तमाम रणनीति तैयार की गई जिसे लेकर आज सरकार को कर्म की संज्ञा दी है। कर्म की बजाय कुकर्म की संज्ञा राजेंद्र राठौड़ ने दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने पहले भी कहा है, घेरने के लिए उनके पास में कोई सामान नहीं है। कल भी देखा कितनी संख्या उनके पास में हुई है। उनके सदस्य नहीं आते, उनको सदस्यों को चिंता सता रही है कि वो वापस जीत के आएंगे नहीं आएंगे। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कल भी हमने देख लिया उनको, कोई भारतीय जनता पार्टी के पास में घेरने का, करने का, किसी प्रकार का खाली बातें करने का और पेपर में समाचार पत्रों में छपने का, आगे और हल्ला कर दो वो कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार की पूरी तैयारी है। मंत्री पूरे तैयार हैं, सारे विधायक तैयार हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। जिस प्रकार सदन सत्र चला है अब तक, उससे भी बढ़िया सत्र चलेगा। बिल आ रहे हैं और भी चर्चा कर रहे हैं और सरकार को जो भी जनता को ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों से फायदा मिल सकता है वो बिल सरकार लेके आएगी। 17 और 18 को किन किन बिलों पर क्या रहेगा? वो 17 और 18 को जो बिल आएंगे वो अभी बीएससी की मीटिंग हुई है कल। मैं उसको सदन में रखने से पहले यहाँ पर उसका चर्चा नहीं कर सकता। और 18 को फिर बीएससी करेंगे। तो शेष रहे जो गवर्नमेंट के बिल आ रहे हैं उनके ऊपर फिर 19, 20, 21 जब भी है उसमें चर्चा करके और आगे सदन को चलाएंगे नियमित रूप से। तो आप कई मुद्दों पर कहते हैं कि आपको पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मंत्री पूरी तरह तैयार है, सारे सदस्य तैयार है, सरकार पूरी तरह तैयार है। चिंता विपक्ष की है, वो सोचे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनके पास में कुछ नहीं है, खाली उनको चुनाव में जाना है, इसलिए हावलट करना है। लेकिन जनता समझ चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने जो रात कैंप के अंदर जो जबरदस्त जो दौरा किया राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने, उससे कांग्रेस का ग्राफ खड़ा हो गया है और सरकार 100% कांग्रेस की आएगी। व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार पे। पुलिस कस्टडी में जो है वो गोलीबारी हो रही है, मार दिया जाता है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा में उद्बोधन होगा। राष्ट्रपति सुबह के 10:50 पर विधानसभा पहुंचेंगी। विधानसभा में 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में उनकी भी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। आज शाम को सीपीए कॉन्फ्रेंस में भी राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा। आज आरआईसी में सीपीए का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा जहां पर राष्ट्रपति उद्बोधन करेंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का भी आयोजन होगा। विस अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से इस भोज का आयोजन किया जाना है। तो महामहिम का राजस्थान दौरा और इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सुबह 10:50 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा पहुंचेंगी और यहां पर उनका उद्बोधन होगा। इतिहास में पहली बार राजस्थान में ऐसा होने वाला है जब विधानसभा सत्र में राष्ट्रपति का उद्बोधन देखने को मिलेगा। इसके बाद लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या खास कार्यक्रम राष्ट्रपति के रहने वाले हैं। तो आज से मौजूदा सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र रहने वाला है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और ये आखिरी सत्र है। तैयारियां कर ली गई हैं बीजेपी की ओर से भी। कल खास बैठक की गई बीजेपी की ओर से और वो तमाम मुद्दे जिन्हें लेकर घेरने की कोशिश की जाएगी राज्य सरकार को। हालांकि सरकार की ओर से यह दावा जरूर किया जा रहा है कि विपक्ष के पास
कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे लेकर वो सरकार को घेर सके। और वहीं दूसरी ओर लगातार महंगाई राहत कैंप को लेकर राज्य सरकार अपनी तारीफ भी कर रही है और कई बिल बताया जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में पेश किए जा सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू आज उद्बोधन करेंगी और देखना ये सत्र संक्षिप्त और आखिरी सत्र है। सरकार के कर्म और कुकर्म हमारे सामने है, जहां एक और सरकार इस सत्र के माध्यम से अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, हम वो पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। थोथी घोषणाओं का अंबार लग गया और ये लगने लगा कि सरकार इन घोषणाओं के माध्यम से राजस्थान का कल्याण करना चाहती है, जबकि ये सिद्ध हो गया। कोई भी बड़ी योजना रही, जल जीवन मिशन रहा, अन्नपूर्णा योजना रही, सब में चांदी कूटने का काम सरकार ने किया। उन बातों को उठाएंगे। और कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं क्या कहूं, हर सप्ताह कोई न कोई लोमहर्षक कांड राजस्थान में आकार ले रहा है। अभी आपने देखा होगा करौली जिले के अंदर एक मासूम बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची की गोली मारकर हत्या, सामूहिक बलात्कार। खाजूवाला की शई अभी सूखी भी नहीं थी। डूंगरगढ़ में मासूम का अपहरण होता है। और आपने कुलदीप जगीना को जिस प्रकार पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले नागौर में हुई। इन सारी बातों को लेकर ये बर्बाद होता किसान। बाबूलाल दाल सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे। बाबूलाल, चुनावी साल है, विधानसभा का आखिरी सत्र है, निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से तैयारियां की गई हैं, कई मुद्दे गिनाए जा रहे हैं जिन्हें लेकर घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और कई सारे बताए जा रहे हैं कि इसमें बिल भी पेश किए जाएंगे। जिस तरीके से अभी से बयानबाजी का दौर शुरू है बाबूलाल, ये कहना गलत नहीं है कि ये जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। जी देखिए, हंगामा तो खासा बरपेगा, मगर आज राजस्थान की विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर आ रही हैं। उनका संबोधन होगा और राजस्थान के विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा साधारण थोड़ा बहुत काम होगा और बीएससी का जो प्रतिवेदन है, कितने दिन विधानसभा चलेगी, ये चीजें रखी जाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति को सुनने के लिए विधायकों में, मंत्रियों में, पक्ष में, प्रतिपक्ष में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। विधायकों और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं जो कि उप मुख्य सचेतक हैं। महेंद्र जी, बड़ा हंगामा बरपेगा इस बार, आखिरी सत्र है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने कर्म नहीं कुकर्म किए हैं, किस तरह से जवाब देंगे आप विपक्ष को? ये ऐसे सब तो वही जानते हैं क्या किए हैं क्या नहीं किए। सरकार ने तो वो उपलब्धियां हासिल करी है, राजस्थान की सरकार ने। जनता के बीच में जाके देखें, अभी हम गए हैं जनता के बीच में, जनता बहुत धन्यवाद दे रही है अशोक गहलोत जी को, जो काम किए उसको धन्यवाद दे रही है। बीजेपी के तो लोग जा ही नहीं पाए कैंपों के अंदर, काम करवाते वहां पर, वो खाली एक हल्ला करना, नाटक करना, वो करना, उसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कोई मतलब नहीं है। किसी प्रकार का आरोप मैं उस आरोप को निराधार मानता हूँ, उनका खंडन करता हूँ। खंडन करते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? हर दिन एक नए मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश है विपक्ष की। कितने आप किस तरह से जवाब देंगे? पूरी तरह तैयारी है, कोई किसी प्रकार का विपक्ष है ही नहीं। काहे का विपक्ष है? ना पक्ष के अंदर 500-500 रुपए जुर्माना करके तो विधायकों को बुला रहे हैं। कितने विधायक आए थे और पता लग जाएगा, और इनमें टुकड़े हुए बैठे हैं। आप कितने यूनाइट हैं? ये पूरे यूनाइट है, कांग्रेस एकजुट है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो काम कर रही है सरकार, 125 विधायक कांग्रेस निर्दलीय और समर्थित 125 एकजुट थे, है और आगे भी रहेंगे। तो महेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी एकजुट है और सत्ता पक्ष मुकाबला करेगा विपक्ष का, और कोई मौका नहीं देंगे कि प्रतिपक्ष सरकार के ऊपर हावी हो सके। तो ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं चलेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यही है कि जो इश्यूज हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बिजली की दरें, इनको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति है। और लग यही रहा है कि जिस तरह से प्रतिपक्ष ने तैयारियां की है, तो सरकार को भी बहुत तरीके से तैयारी करनी होगी कि किस तरह से वो जवाब देती है। लेकिन ये जो सत्र है, इसके बाद में एक भावुक मौका भी होगा तमाम विधायकों के लिए, क्योंकि जब चुनाव होंगे साल के आखिर में, तो मुश्किल से 35% विधायक भी दोबारा चुन करके नहीं आते हैं। एक परंपरा है, दोबारा चुनाव जीत करके आना कोई साधारण काम नहीं है। अभी एक विधायक से हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि मैं तो चुनाव फिर से जीत करके आ रहा हूं, यानी कि बहुत मुश्किल है। लगातार
चुनाव जीत करके आना कोई आसान नहीं। हर कोई यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ नहीं है जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं पिछली 7 बार से। तो ये जो आज का सत्र शुरू हो रहा है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान की विधानसभा की। जब उद्घाटन हुआ था तब राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है। जब आखिरी सत्र 15वीं विधानसभा का हो रहा है, अष्टम सत्र, तो उसमें उनको सुनने के लिए खासी बिल्कुल बाबूलाल, आज इतिहास भी रचा जाएगा जब राष्ट्रपति उद्बोधन करेंगी। अब चूंकि आप बात कर रहे थे कि कुछ विधायक होते हैं जिनको दोबारा मौका नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है दोबारा जीत कर आना, और ऐसे में क्योंकि कुछ विधायकों को मौका नहीं मिल रहा है इस बार बाबूलाल, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कई ऐसे विधायक हैं जिनको सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कैसे कार्रवाई रहेगी, कैसे आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि अब एक नई भूमिका भी आपके पास है। आज तो राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा और पहली बार ऐसा होगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया और किसी विधानसभा के किसी सत्र को संबोधित करेंगी। बाकी जो रूटीन के जो आइटम है उस पर चर्चा होगी, लेकिन हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं। कल विधायक दल की बैठक में इसमें पूरे तरीके से चर्चा हुई है कि किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कल ही जिस तरीके से इंदौर में 19 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार के बाद हत्या हुई है, तो ये सिलसिला लगातार है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था को लेकर लगभग जितने दिन विधानसभा चलेगी, प्रतिदिन एक मुद्दों पर हम लोग एडजॉर्नमेंट रखेंगे और पार्टी पूरे तरीके से एकजुट होकर सदन में इन सब मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ेगी। प्रहलाद जोशी भी आ रहे हैं आज आपकी बैठक में। आप उनको चुनाव के लिए प्रभारी लगाया है और उनकी पहली विजिट है, और पार्टी के जो हमारे विधानसभा के संयोजक और प्रभारी हैं, आज उनकी कार्यशाला है और शाम तक वो लोग रहेंगे, कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। तो चुनाव की तैयारियों के हिसाब से ये प्रभारी की पहली विजिट है। मैं समझता हूं कि इसमें निरंतरता भी रहेगी, जैसा केंद्रीय नेता निर्देश देंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। सदन के बाहर भी कोई आंदोलन की रूपरेखा बनी है? सदन के बाहर भी कोई आंदोलन की रूपरेखा बनी है? महिला मोर्चे का प्रभावी आंदोलन हुआ, 18 को युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, आरपीएससी का घेराव है। तो लगातार सभी मोर्चे, किसान मोर्चे ने अभी झुंझुनू में कार्यक्रम किया ही है। तो मुद्दों को लेकर भी वहाँ स्थानीय इकाइयां अपने अपने हिसाब से एक्टिवेट रहेंगी। पिछली बार जब सत्र था तब आप अध्यक्ष थे, इस बार उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका में किस तरह नजर आए? पार्टी जो भूमिका जब दे वो सारी स्वीकार है, दरी बिछाने से के लाल किले तक सब स्वीकार है। लाल किले तक क्या बड़ी बात कही है। तो ये थे सतीश पूनिया जो कह रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदार है उनको कबूल है और दाढ़ी बिछाने से लेकर लाल किले तक, यानी कि बीजेपी में जिस तरह का माहौल है उसमें पार्टी चुनावी रणनीति यानी कि जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। रामलाल जाट जा रहे हैं और इनसे बात करेंगे एक बार, क्योंकि जिलों का मसला है। और क्या जिलों पर कुछ होगा इस सत्र में? देखो, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि न्याय सुलभ हो लोगों को, इसलिए नए जिलों की घोषणा हुई। अब मुख्यमंत्री जी स्वयं ही, जब विधानसभा है तो कोई भी चीज होगी तो विधानसभा के सामने होगी, बाहर तो होगी नहीं। तो जब विधानसभा का देखो आप सत्र को, जो भी होगा तो जादूगर की जादू से कुछ भी हो सकता है। नए जिले भी बन सकते हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब इतना कुछ दिया, लोगों ने कहा कि मांगते मांगते लोगों को कहा कि आप थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। विधायकों को ये चीज कही तो जो मांगा जो मिला, और अभी ये लास्ट सत्र है और जनता की जो मांग के आधार पर मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। विधायक कह रहे हैं कि हम अपने बड़े कस्बे की दावेदारी नहीं छोड़ेंगे, तो पड़ोसी को विधायक को नाराज हो रहा है तो मेरा इलाका। देखो, नए जिले से प्रशासनिक इकाइयां का विस्तार करना जरूरी होता है, ये परिसीमन में भी काम आता है, इसके आधार पर ही काम होंगे। तो ये तो जनता के लिए अच्छा है, आम जनता के लिए जिले बन रहे हैं, कोई एक आदमी के लिए जिले नहीं बन रहे। जनता को न्याय सुलभ हो, दूरियां हेडक्वार्टर की कम हो। और आज देखो 100 से ज्यादा जिले 5 लाख से कम आबादी के हिंदुस्तान में कई राज्यों में, तो न्याय सुलभ होगा तो अच्छा निर्णय है। अरे सुनो, तो ये जा रहे हैं अब विधानसभा दीपेंद्र सिंह शेखावत, और पूर्व विधायक भी जो हैं उनकी भी खासी आज उनमें भी खासा उत्साह है। और आलोक बेनीवाल इस वक्त विधानसभा में पहुंचते हुए, तो एक एक करके विधायक और मंत्री राजस्थान की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति को सुनना है, राष्ट्रपति थोड़ी देर बाद में विधानसभा पहुंचेंगी, लेकिन बहुत ही
जबरदस्त जो है ये सत्र होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पक्ष जो है वो कोशिश करेगा कि उन्हें फिर से सत्ता में आना है। उन्होंने बहुत सौगातें दी है, जन कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। हम विधायकों को सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ और अभी जादूगर के पिटारे से निकलने वाला है, जैसा कि बोल भी रहे थे कि अभी कुछ बहुत सारे सस्पेंस बरकरार हैं। जी महादेव सिंह खंडेला जी, क्या होगा इस बार के सत्र में, और आप लोगों को यकीन है कि दोबारा आप जीत के आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी? हम 100% जीत करके आएंगे, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, हम जीत करके आएंगे, सरकार बनेगी, जीत के आएंगे। महादेव सिंह खंडेला केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछली मर्तबा उनको टिकट भी नहीं मिल पाया था पार्टी से। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, जीत गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दिया। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव होंगे तो मैं फिर से जीत के आऊंगा, चुनाव तो होने हैं। तो वहां पर जिनको कांग्रेस का टिकट दिया था वो भी दावेदारी पूरी कर रहे हैं। नेताओं के आने का लगातार सिलसिला इस वक्त बना हुआ है। परशुराम मोरदिया जा रहे हैं इस वक्त विधानसभा में, और उसके बाद में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को सुनने के लिए न केवल वर्तमान के विधायक बल्कि पूर्व विधायक भी बड़ी संख्या में आज विधानसभा में पहुंचे हैं। तो एक बड़ा मौका, एक ऐतिहासिक मौका, एक तारीखी मौका राजस्थान की विधानसभा में, जब राष्ट्रपति को सुनने के लिए जो तमाम विधायक हैं वो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, और ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते। राजस्थान के संसदीय इतिहास में, यानी कि विधानसभा के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ, और पहली बार सुनने को मिलेगा। वैसे तो उद्घाटन के मौके पर वो आई थी, लेकिन क्योंकि आखिरी सत्र है इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। काफी शोर शराबा होगा, हंगामा खूब सारा बरतता दिखेगा, क्योंकि एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश होगी। जनता के सामने ये एहसास कराया जाएगा कि सच्चे मायने में विपक्ष के लोग ये बताएंगे कि जब सरकार कुछ कर रही थी, जन विरोध की नीतियां अपना रही थी, उस वक्त हम लोग खड़े थे और हम लोगों ने कहीं भी जनता के मुद्दों को सदन में उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो यकीन दिला रहा है जनता को कि हम कहीं पीछे नहीं हैं। हमने जनता के मुद्दों पर अमल किया है, उनकी बात को सुना है, और जो भी मांगे हैं उनकी जनता के ओर से कहीं भी कोई बात आई तो उसको पूरा करने की कोशिश हुई है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनको लेकर सरकार के मंत्री और विधायक कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव में वो जीत करके आएंगे और उन्हें सत्ता में आने से इस बार कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इस बीच में सत्र शुरू हो रहा है। 6 महीने बाद में चुनाव है, और चुनाव से पहले अपने आप को जनता की अदालत में पाक साफ साबित करने के लिए विधानसभा का ये सत्र है, बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि तैयारियां दोनों ही ओर से की गई हैं। जहां विपक्ष हमलावर होने वाला है, तो वहीं सरकार की ओर से भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि किस कदर जब ये सत्र चलेगा तो उसमें जवाब पेश किए जाएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। सरकार को सदन में जनता से जुड़े मुद्दों के जरिए घेरने का प्लान तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में विधानसभा का आखिरी सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। बीजेपी ने सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय किया गया कि सबसे पहले प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठाया जाएगा। गैंगस्टर्स आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि कर्ज माफी को लेकर बीजेपी ने कहा कि 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। राष्ट्रीयकृत बैंक ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि सरकार ने मामले में कल्ला कमेटी बनाई, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं योजना भवन में करोड़ों के कैश मिलने का मामला हो या फिर जल जीवन मिशन और IT डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पार्टी मुखरता से सरकार को घेरती नजर आएगी। इसके साथ ही बिना बजटीय प्रावधान के की गई घोषणाओं का भी पर्दाफाश किया जाएगा। हम प्रतिदिन एक मुद्दे को जो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार पर चिपका हुआ भी है, उस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे, और सरकार जवाब नहीं देगी तो विधानसभा के अंदर उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे।
पेपर लीक का दंश ये नौजवानों के लिए मुझे लगता है सपने तोड़ने जैसा था। भ्रष्टाचार की बात तो करिए ही मत, क्योंकि ये वो मुद्दा होगा जो सरकार को खींचकर सिंहासन से उतार देगा। बेशक लोग सड़कों पर नहीं दिखते होंगे, लेकिन उनकी आत्मा सड़कों पर है और वो बैलेट बॉक्स में रिएक्ट करेंगे। बीजेपी बिपरजॉय तूफान से मची तबाही के मुद्दे को भी सदन में उठाएगी। बीजेपी का कहना है कि बिपरजॉय तूफान के चलते हुए नुकसान का ना तो आकलन किया है और न ही अब तक मुआवजा दिया गया है। उसमें कई लोगों के छप्पर उड़ गए, कई लोगों के मकानों की कच्ची दीवारें गिर गई। उसका आकलन न तो सरकार ने अभी तक किया, न उनको कुछ मुआवजा और सहायता देने की कोई घोषणा की है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे के ऊपर सरकार खरी उतरी हो। 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री किसी सदन के अंदर बजट पेश करे और वो बजट धरातल के ऊपर नहीं आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। बीजेपी ने सरकार पर संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सत्र जनवरी जिसके चलते विधायक विधानसभा में तारांकित और ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा दिया। टैक्स हमने नहीं लगाया। इस वक्त $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे बेचते थे। आज तो $61 प्रति बैरल है, आधे से भी कम है। तो भाई साहब आप 40 रुपए लीटर में बेचो ना। और ये कहते हैं राजस्थान की सरकार का टैक्स ज्यादा है, झूठ बोलते हैं। 2014 में वसुंधरा जी की सरकार का जितना टैक्स था उससे कम टैक्स आज राजस्थान में है। इसलिए ये डायलॉगबाजी बंद करो और ये बताओ 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताओ। आपने क्या किया? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। आप खुद भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी की फैक्ट्री चला रहे हैं। आम आदमी दुखी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने कही थी। 2 करोड़ लोगों को छोड़कर आपने 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसलिए मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डायलॉगबाजी करती है, खुद की उपलब्धि एक बताती नहीं। और मैं आज कह रहा हूं, ये राजस्थान की धरती है, ठाकुर जी की धरती है, गोविंद देव जी की धरती है। जयपुर से बोल रहा हूं, बीजेपी का पता नहीं चलेगा, सफाया हो जाएगा। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है। कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। जहां का चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहा हो, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इनका पता नहीं चलेगा और विधानसभा में इनको ठोक कर जवाब देंगे। इनका झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। झूठ, फरेब और धोखे के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर झूठे आरोप यदि विधानसभा में बीजेपी लगाएगी तो मैं बीजेपी को खुली चुनौती देता हूं। जो भार आपने झूठे आरोप, जो भ्रष्टाचार के राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर लगाए, यदि दम है तो सदन में टेबल करना। टेबल करोगे, कानून कायदे के अनुसार बहस कराना, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का सबका चेहरा काला है और सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस डरती नहीं है, हमें लड़ना और मरना आता है। हमारी पार्टी का नेता राहुल गांधी है, जिसकी आपने सदस्यता छीन ली, मकान छीन लिया, लेकिन बजरंगबली की कृपा हो गई और कर्नाटक से बीजेपी का कार्यालय, मकान, दुकान सब छीन लिए। वही शुरुआत जो कर्नाटक में हुई, राजस्थान में होगी। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।